हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये यूट्यूब पे मेरी सेकंड वीडियो रहेगी। बट अगर आप लोग ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उससे जाकर ज़रूर देखें, जो मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर सिखाई थी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर और मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो आज जो मेरा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। जो मीनिंग लिखा हुआ है मैंने, आप लोग प्लीज़ एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। बट मैं आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करती हूँ। जो डेफिनेशन लिखी हुई है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ ए स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय कंपनी टू मेंटेन ए स्टीडी स्ट्रीम ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉय वाइल अवॉइडिंग द एम्प्लॉय शॉर्टेज और सरप्लस। अब मैं आपको सिंपल और बहुत ही सिंपल मीनिंग समझाऊँ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज रहता है उसका मतलब क्या होता है? सिंपल उसका मतलब होता है एम्प्लॉय से रिलेटेड। ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉय, ह्यूमन मतलब पर्सन जो भी हो, और ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर हम छोटी सी मतलब समझे तो वो होता है एम्प्लॉय से रिलेटेड। अब हम लोग बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जो हमने अभी पढ़ा, वो मतलब हुआ कि हम लोग एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी प्लानिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है। जैसे हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें स्किल्ड एम्प्लॉयज़ मिल पाए। और जो शॉर्टेज या सरप्लस है, शॉर्टेज मतलब कम होना, सरप्लस मतलब ज़्यादा होना, उसकी इश्यूज़ या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें ज़्यादा एम्प्लॉय भी नहीं चाहिए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें कम एम्प्लॉय भी नहीं चाहिए, राइट। क्योंकि अगर सपोज जैसे मुझे ऑर्गेनाइजेशन में मेरे 50 एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, इतने मेरा ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होना चाहिए। 50 एम्प्लॉय जो रहेंगे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में पूरा काम कर देंगे। बट मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे 60 एम्प्लॉय हो रहे हैं, तो अब मेरे पास 10 एम्प्लॉय जो है ना वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उनको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? जब मुझे पता है कि 50 एम्प्लॉय से मेरा पूरा काम हो सकता है, तो मैं 60 एम्प्लॉय क्यों रखूँ? ये जो 10 एम्प्लॉय हैं मैं उनका पैसा क्यों दूँ? उनको सैलरी, बोनस, ये सब क्यों दूँ? इसलिए हमें ये प्रॉब्लम ना हो और शॉर्टेज की प्रॉब्लम भी ना हो। सपोज़ मुझे चाहिए 50 एम्प्लॉयज़, पर मेरे पास हो रहे हैं सिर्फ 40 एम्प्लॉयज़। जब मुझे पता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 50 एम्प्लॉय से ही पूरा काम हो पाएगा, ये जो 40 एम्प्लॉयज़ है वो तो कर रहे हैं पूरा काम, बट मुझे 10 और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो क्या हुई? हमारी शॉर्टेज की प्रॉब्लम। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इसलिए की जाती है ताकि हमारे पहली बात तो हमें स्किल्ड एम्प्लॉयज़ मिल जाए, और सेकेंड हमारी जो शॉर्टेज या फिर सरप्लस की प्रॉब्लम हो रही है वो हमें ना हो। जो हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं वो हम फ्यूचर के लिए भी करते हैं और हमारे प्रेजेंट के लिए भी हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है एक मीनिंग है इसका प्रॉपर कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इसलिए हम करते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसकी प्रोसेस को लेकर। एक प्रोसेस होती है कि कैसे एम्प्लॉयज़ को लाना है, क्या करना है, उसमें हमको फोरकास्ट भी करना पड़ता है, हमको आगे का भी देखना पड़ता है कि कैसे होगा। फिर हम लोग एम्प्लॉयज़ कैसे लाएंगे, क्या क्या सोर्सेज होंगे जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, ये सब जो रहेगा हमारा प्रोसेस में रहेगा। जो हमारी पहली प्रोसेस है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सेकेंड, करंट मैन पावर इन्वेंट्री। थर्ड इज़ फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। फोर्थ इज़ मैन पावर गैप। फिफ्थ जो है हमारा एम्प्लॉय प्लान। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड फिर अप्राइजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग। ये जो हमारी प्रोसेस है वो पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से स्टार्ट होगी और अप्राइजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग पे आकर ख़त्म होगी। जो हमारी प्लानिंग प्रोसेस होती है वो एक बार की प्रोसेस नहीं रहती, ये कंटिन्यूस रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ये इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया तो आप दूसरी बार ये प्रोसेस नहीं करोगे। नहीं, आपको करनी ही पड़ेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय जो है आप लोगों को हमेशा ही ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। ठीक है। तो ये प्रोसेस वापस से घूम कर फिर अप्राइजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग पे ख़त्म होगा, फिर वापस ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से स्टार्ट होगा, फिर वापस अप्राइजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग पे आकर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। जो हमारी पहली प्रोसेस है वो है हमारी डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, इट मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का करने का, उसका ऑब्जेक्टिव हमको क्लियर रखना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा। मतलब पता होना चाहिए कि हम लोग जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो क्यों कर रहे हैं। क्यों का क्वेश्चन हमारे पास होना चाहिए। हमको क्यों ज़रूरत पड़ रही है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने की? वो हमें इसलिए पड़ रही है so that the right kind of a people for the right kind of a job are to be selected.
इसको पढ़ते हैं हम एक बार. द फॉरमोस्ट स्टेप्स इन एवरी प्रोसेस टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द प्रोसेस इज टू बी कैरिड आउट. The objective for which the manpower planning is to be done should be defined precisely so as to ensure that the right person of a number of people for the right kind of a job are to be selected. मतलब हमें इसलिए ऑब्जेक्टिव हमारा डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्यों चाहिए. वो इसलिए चाहिए ताकि हमारे पास राइट काइंड ऑफ ए पीपल फॉर द राइट काइंड ऑफ ए जॉब आर टू बी सेलेक्टेड. इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव पहले क्लियर होना चाहिए कि हमें क्यों चाहिए एम्प्लॉयज़. सेकेंड, हमारे को कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, कितने डिपार्टमेंट में हमें किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, ये सब मोटिव हमें क्लियर होना चाहिए एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को करने के लिए. ठीक है. जैसे फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में हमें 2 एम्प्लॉयज़ चाहिए. फिर सेल्स की बात करें तो सेल्स में 5 एम्प्लॉय चाहिए. ये सब हमें क्लियर होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है. तभी हम लोग एक राइट काइंड ऑफ पीपल जो हम लोग सेलेक्ट कर पाएंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सेकेंड, हम बात करते हैं हमारी करंट मैन पावर इन्वेंट्रीज की. सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज द करंट मैन पावर सप्लाई इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन about the employee in the term of their experience, proficiency, skill, etc. required to perform a particular job. मतलब हमारे करंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में भी हमें डिटेल पूरी होना चाहिए. उनकी स्किल्स क्या क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, ये सब हमें होना चाहिए. Also, the further vacancy can be estimated so as to plan for the manpower for both the internal and external sources. Thus, it is to ensure that reversal of talent is maintained to meet any vacancy arising in the future. मतलब जैसे हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी खाली है तो हम 2 सोर्सेस है हमारी वैकेंसी जो फिल कर सकते हैं. एक तो हमारा इंटरनल सोर्सेज और सेकंड आता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स है जिसके थ्रू हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी को हम फिल कर सकते हैं. जैसे कि हमारी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें जो वैकेंसीज एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं एक पोस्ट के लिए, तो 1 या 2 वैकेंसी के पोस्ट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आते हैं. 50 से 60 पोस्ट वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं. तो ठीक है, पूरे एम्प्लॉयज़ जो पीपल्स हैं उनका इंटरव्यू ले लिया, बट हम कुछ ही एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर पाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. सपोज हमारे पास वैकेंसी आई है 50 और हमने 40 को सेलेक्ट करा, तो इट डजेंट मीन्स कि हम जो 10 हमारे पास हमने सेलेक्ट नहीं करा हम उनको नहीं रखेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. क्या पता कि हमारे पास अभी वैकेंसी खाली है और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे पास कुछ सोर्सेज नहीं हो पा रहे हैं एम्प्लॉयज़ को लाने के लिए. और तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो 10 एम्प्लॉयज़ को हमने सेलेक्ट नहीं किया था ना, उन लोगों के थ्रू हम लोग हमारी जो वैकेंसी खाली है उसको फिल करवा सकते हैं. सेकेंड सोर्सेज इंटरनल का भी हो सकता है कि इंटरनल ऐसे कि सपोज़ कोई सेल्स का एक एम्प्लॉय था, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइम से काम कर रहा है, उसकी स्किल अच्छी हो गई है और उसकी क्वालिफाइड मतलब एक्सपीरियंस भी बहुत टाइम का उसका हो चुका है. तो सपोज़ हमारे पास एक वैकेंसी खाली थी, वो है मैनेजर की पोस्ट. मतलब मैनेजर का बंदा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी कुछ टाइम पहले ही निकला है और जो सेल्स का बंदा था वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, बहुत उसमें स्किल्स वगैरह बहुत अच्छी इंप्रूव हो चुकी है, वो मैनेजर की पोस्ट के लायक हो चुका है. तो हम क्या करेंगे, जो हमारी वैकेंसी खाली थी मैनेजर की पोस्ट, वो हम उस एम्प्लॉय को हम लोग दे देंगे जो हमारे पास सेल्स में काम करता था. सो इसके थ्रू भी हम लोग हमारी जो वैकेंसी खाली है पोस्ट उसको हम लोग फिल कर सकते हैं. थर्ड इज़ फोरकास्टिंग द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. इसमें हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई और डिमांड का फोरकास्टिंग करते हैं. डिमांड मतलब एम्प्लॉयज़ को रिलेटेड कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, कितने ज़्यादा हो गए हैं, ये सब को हम लोग फोरकास्ट करते हैं. सप्लाई मतलब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज, कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, कि हम एक एम्प्लॉयज़ अगर कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आए तो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं कि उसकी हम लोग डिमांड जो है फुलफ़िल कर पाए, उसको सैलरी वगैरह पे कर पाए, ये सब देखना. ठीक है. देन फोर्थ आता है हमारा एनालाइजिंग द मैन पावर गैप. इसमें हम लोग डिमांड और जो सप्लाई का जो गैप आएगा उसको देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं. इसमें 2 केसेस बन रहे हैं, ये पहला केस है, ये सेकंड केस. इन फर्स्ट केस द डिमांड इज़ मोर देन द सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, दैट मीन्स देयर इज़ अ डिफेक्ट एंड दस न्यू कैंडिडेट आर टू बी हायर्ड. मतलब जो हमने पहला पढ़ा था डिमांड का, मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है और सप्लाई जो हम मानते हैं हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज को मानते हैं. तो इधर डिमांड जो है वो इन केस द डिमांड इज़ मोर, मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ को हमको और ज़्यादा चाहिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉय हैं उससे हमको और ज़्यादा एम्प्लॉय हमारे लिए चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू कैंडिडेट्स को हायर करेंगे. इसमें
हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ रही है इस केस में। सेकेंड केस में डिमांड इज़ लेस, तो मतलब हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और एम्प्लॉय हमारे ज़्यादा हो गए, जितना होना चाहिए उससे हमारे एम्प्लॉय ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में से निकालेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, रिटायर्ड करेंगे, जो भी केस रहेगा वो करेंगे। फिफ्थ केस हमारा बनता है एम्प्लॉयमेंट प्लान एंड एक्शन प्लान। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा प्लान था, जैसे कि जो हमने दोनों केस में देखा, थर्ड और फोर्थ केस में हम लोग ने डिमांड और सप्लाई को देखा कि हमारे पास फोरकास्ट किया उसको, तो इसमें हम एम्प्लॉयमेंट प्लान और एक्शन प्लान बनाएंगे कि अगर हमारे पास एम्प्लॉय ज़्यादा हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उनको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हटाएंगे, रिटायर करेंगे, ट्रांसफ़र वगैरह कर कर। और अगर एम्प्लॉय हमारे पास कम है और अगर हमको और एम्प्लॉय चाहिए तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय लाएंगे, हायर करेंगे कैसे, मतलब हमको पूरी सिलेक्शन प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा, ये सब हमें करना पड़ेगा। देन फिफ्थ सिक्स सिचुएशन हमारी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की आती है, जहां हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, उनको ट्रेनिंग या डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट न्यू एम्प्लॉयज़ को नहीं बल्कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनको भी प्रोवाइड की जाती है, ताकि उनकी स्किल वगैरह है जो फर्निश हो, पॉलिश हो। सेवन्थ आती है हमारी अप्राइजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग। इसमें हम लोग ने इतनी सारी जो प्रॉपर प्लानिंग की थी, अब उसमें क्या करेंगे, हम लोग उसको देखेंगे, फीडबैक लेंगे कि हमारी जो प्रोसेस गई थी वो सही गई थी कि नहीं, क्योंकि हम लोग ने इतनी बड़ी प्रोसेस कर कर एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट, ये इसमें तो सिर्फ यही देखा कि हमारे पास एम्प्लॉय हमें कितने चाहिए और कि हमारे पास ज़्यादा है तो हम उनको निकालेंगे, ये सब हमारी प्रोसेस इसमें आएगी। Finally, the effectiveness of the manpower planning process is to be evaluated. Here, the human resource plan is compared with the actual implementation to ensure the availability of a number of employee for the several jobs. वही हमारे पास several डिपार्टमेंट रहते हैं तो उसमें हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है ये सब हमने पहले ही देख लिया था इसमें। At this stage, the firm have to decide the success of the plan and the control the deficiencies, if any. Thus, human resource planning is a continuous process that begin with the objective of human resource planning and end with the appraisal of feedback and control of the planning process. वही हम लोग इसमें पूरा प्रॉपर देखेंगे कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ को जितने भी आने वाले हैं उनको क्या होगा, ये वो हमारी पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है इसमें, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मेरी यहाँ पर पूरी वीडियो ख़त्म होती है, मैंने आप लोगों को मीनिंग समझा चुकी हूँ और इसकी प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। ये आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हैं अगर चाहें तो, बहुत प्रॉपर तरीके से इसमें दिया हुआ है, मैंने मीनिंग वगैरह, डेफिनेशन, प्रोसेस भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।